दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी स्कूल स्तर का एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उस नजरिए से भी आपके लिए ये जो वीडियो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम, यानी जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये एक नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तत्वों से आप वंचित रह जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम के नजरिए से देखिए तो कहीं से भी उचित से नहीं ठहराया जा सकता है। तो आप देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक्स है, पहला टॉपिक है कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, दूसरा है कांग्रेस सरकार का पद त्याग, तीसरा है पाकिस्तान का मांग, चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, पांचवा है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो आपका 1937 से लेकर 39 तक कांग्रेस सरकार के जो गठन होती है, इसकी सारी घटनाएं जो है इन 2 सालों के बीच में ही होती है, इसलिए मैं 37 से लेकर 39 तक आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो जैसे जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, हमें हमारे ऊपर नए नए रूल नियम लागू करने का प्रयास कर रही थी। उसके लिए हमें कई मीटिंग करती थी ताकि उसके झांसे में आकर हम लोग उनके नियमों को मान लें। तो जैसे देखिए, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है। माने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इन तीनों में ब्रिटिश सफल नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है, जब ब्रिटिश पूरी तरह से थक जाती है तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा एक नियम हमारे ऊपर बाई फोर्स कह लीजिए लादा जाता है। वो नियम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, नियम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। ठीक है, देखिए, इस कानून को हम आजाद होने के पश्चात भी इस कानून को हम लोग मानते हैं। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होता है तब तक हम इसी कानून के तहत हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट तो लागू हो गया। ठीक है, अब घटना क्या होता है, देखिए, ब्रिटिश सरकार इस कानून के तहत हमें एक स्वायत्त सरकार या स्वायत्त शासन प्रदान करती है। ठीक है, स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन क्या था कि मतलब इस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार का मानना है कि ठीक है, कुछ कुछ प्रांतों को ब्रिटिश क्या करती है, स्वायत्त शासन प्रदान करती है। मतलब उस प्रांतों में जो नेता होते हैं वो इलेक्टेड होके आएंगे, मतलब जनता के द्वारा चुने जाएंगे, और बाकी जो क्षेत्र है उसका देखरेख कौन करेगा, तो ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक है, ऐसी नियम के तहत हमें कुछ कुछ प्रांतों को दिया जाता है कि ठीक है, इन प्रांतों में आप के लिए या आम जनता के लिए स्वतंत्र शासन की नींव रखी जा रही है। यूं कह लीजिए, स्वतंत्र शासन दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि आप जानना चाहेंगे तो जैसे देखिए, पंजाब था, सिंध था, असम था, बंगाल था, ठीक है, मद्रास था, और यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाए तो जिसमें बिहार और उड़ीसा आते था। ठीक है, बंगाल भी थे उसमें। तो ये जो इतने प्रांत जो आप देखते हैं, हालांकि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, पूरी जो स्वतंत्र
शासन जो होती है वो 11 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन 11 पार्ट में से आपका 8 क्षेत्र पर या राज्यों में, समझ लीजिए राज्य पकड़ के चलिए, 8 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजय होती है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस विजय होती है तो जाहिर सी बात है इसमें मुस्लिम लीग के थोड़े जो लीडर थे बड़े बड़े मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पेट में गुड़मुड़ होना स्वाभाविक बात था। तो देखिए ये जो इतना जो प्रांत था, इन प्रांतों में यदि देखा जाए तो देखिए सीट था वहां पर, टोटल सीट था 1585, 1585 टोटल सीट। और कांग्रेस जीती कितना पर है आपका, कांग्रेस जीती है 707 सीट पर विन होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश सरकार इतने सीटों को जीतती है। और वहीं मुस्लिम लीग को पकड़ के चलिए तो मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट उतारती है कितने के लिए, 482 सीट पर, और विजय होती है 106 सीट पर। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कुलमुल होना स्वाभाविक था। देखिए जैसे कि मान लीजिए आसाम, पंजाब, बम्बई पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से नहीं जीत पाती है, ठीक है। हालांकि सरकार देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही बनता है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, मतलब सम्मिलित सरकार बनता है। वहीं आपका उड़ीसा, बिहार और मद्रास जो प्रांत है, इसमें मुस्लिम लीग को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक ना, बी.आर. अम्बेडकर भी अपना एक पार्टी फॉर्म किए हुए रहते हैं जो कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी कहलाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी इन्हीं का द्वारा निर्मित पार्टी होती है, जो कि वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं 17 सीटों पर, लेकिन विजय होते हैं 14 सीट पर। एक हिसाब से देखेंगे इनका परफॉर्मेंस जो है इनके पार्टियों का बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए ये जो विजय देखते हैं, जो कि विजय को देखकर ब्रिटिश तो जाहिर सी बात है बौखला जाती है। ब्रिटिश ये देखकर इसलिए बौखला जाती है कि इतने प्रांतों में इतनी जनता इन अपने लीडरों का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ब्रिटिश तो चाहती थी फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ और राज करो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जनता सपोर्ट कर रही थी अपने नेता को, लीडर को। इससे ब्रिटिश बौखला जाती है। और साथ साथ में ब्रिटिश के साथ जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे यानी मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी थोड़ा नाराजगी होता है। क्यों नाराजगी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन प्रांतों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विजय हो। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना एक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिछड़ जाते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसी भी कार्य में वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हर काम में इंटरफेयर करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फूट डालते रहते हैं। अब देखिए उस समय में जो जानते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था आपका, 1 दिसंबर 1939 से स्टार्ट होता है और 2 दिसंबर 1945 को समाप्त होता है। उन दिनों में जर्मनी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी था, उन दिनों में
अब ब्रिटिश को देखना पसंद नहीं करता था। जर्मनी का जो शासक था वो था हिटलर। अब सोच लीजिए, हिटलर जाते हैं आज भी, जब हम डिक्टेटरशिप का उदाहरण देते हैं तो हम हिटलर का उदाहरण देते हैं। हिटलर एक ऐसा शासक था कि उसने यहूदियों को या ब्रिटिशों को ऐसे ऐसे यातना दिया कि उसका मेंशन करना भी बहुत, मैंने क्या बोले उसको, छोड़िए, मैं इसको मेंशन नहीं करता हूँ। तो जो हिटलर था, हिटलर आपका देखिए ब्रिटिश पर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, ब्रिटिश के साथ उसकी पूरी तरह से जो रिलेशन है उतना अच्छा नहीं होता है, पूरी तरह से खराब होता है। अब उस समय जो भारत का जो वायसराय थे, ठीक है, जो भारत का जो वायसराय है उनका नाम था आपका लॉर्ड लिंकिंग। ठीक है, लॉर्ड लिंकिंगो। ये क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिना कुछ विचार विमर्श किए हुए ये अनाउंस कर देते हैं कि भारतीय सेना ब्रिटेन का साथ दे रही है और जर्मनी पर अटैक करने जा रही है, बिना कुछ विचार विमर्श किए हुए। और जैसे कि जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना पूर्ण रूप से ब्रिटिश का सपोर्ट करती है, इस आशा में कि शायद हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में, यदि मैंने भारतीय जो नेता थे उस समय महात्मा गांधी का भी विचार था कि यदि हम ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटिश खुश होकर क्या करेगी, हमें आजाद कर देगी। लेकिन भारतीय सेना को सिर्फ उपयोग करती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और कहीं से भी आजाद करने की मंशा उसकी नहीं होती है। उसी तरह से आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो समाप्त होता है 1919 ईस्वी में, 1914 से स्टार्ट होता है, 1919 ईस्वी में समाप्त होता है। कुछ साल के पश्चात, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बहुत सारे भारतीयों को मोटिवेट किए थे, प्रेरित किए थे कि आप लोग ब्रिटिश सेना का साथ दीजिए। यानी ब्रिटिश सरकार जब चाहती थी कि भारतीय सेना को उनके दल में शामिल किया जाए तो गांधी जी के पास आते थे, क्योंकि गांधी जी क्या थे, नेशनल लीडर थे, उनकी एक बात से लोग करने और मरने के लिए तैयार हो जाते थे। तो गांधी जी के पास आता है, और गांधी जी लोगों को, युवा को मोटिवेट भी कर रहे थे। लेकिन सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर होता है, फिर ब्रिटिश आती है, गांधी से हेल्प मांग रहे थे, गांधी जी ना कर देते हैं, बोलते नहीं, मैं तो इस बार ऐसा करने वाला हूं नहीं, जब तक तुम मुझे आजाद नहीं कराओगे तब तक भारतीय सेना जर्मन में जाके तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ेगी। इसका विरोध आपका सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करते हैं कि भारतीय सेना तब तक नहीं लड़ेगी जब तक आप उसे आजाद नहीं कर देते। तो इधर से क्या होता है, आइए अनाउंस कर देते हैं वायसराय लॉर्ड लिंकिंगो कि भारतीय सेना जो है ब्रिटिश के तरफ से होते हुए जर्मन पर अटैक करेगी। अब उधर जापान जो है, जापान अपने कई प्रांतों को जीत चुका रहता है। अब देखिए, जापान जब जीत लेता है और इधर जर्मनी तो खार है, यानी खतरनाक रवैया अपना कर रखता है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश ब्रिटिश के लिए खतरा हो जाता है। इसीलिए ब्रिटिश भारतीयों को सपोर्ट लेती है। अब ये जो उनकी जो कमजोरी है ब्रिटिश का, ये समझ में आ जाता है भारतीयों को। भारतीय लोग बोलते हैं जब तक आप हमें नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं करने वाले। अब देखिए उसमें होता क्या है, देखिए जो 1 नवंबर 1939, ठीक है, 1 नवंबर 1939 को जो कांग्रेस
मंत्रिमंडल थे, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल, वो क्या कर देते हैं, रिजाइन देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, कि हम लोग नहीं है, हम लोग किसी भी तरह से आपके साथ नहीं है। अब देखिए मुस्लिम लीग जी जो है, जो कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर रिजाइन दे देती है 1 नवंबर 1939 को, मुस्लिम लीग जो कि उसकी करता धरता मुखिया मोहम्मद अली जीना थे, वो क्या करते हैं, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस पालन करते हैं। क्या दिवस पालन करते हैं, 22 दिसंबर को 1939 को मुक्ति दिवस मनाते हैं। मुक्ति दिवस यानी मोहम्मद अली जीना, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि देखिए मोहम्मद अली जीना यहाँ पर मुक्ति दिवस मना रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1940 ईस्वी में अब लाहौर में मोहम्मद अली जीना के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया जाता है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में यहीं पर पाकिस्तान की मांग की जाती है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो मांगे, में इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूं, उस पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द का नामकरण कैसे होता है, किसने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उपयोग करता है, फिर भी मैं थोड़े बहुत यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान जो इनका एक एक वर्ड का यहाँ पर लेटर का ना कुछ मीनिंग होते हैं। पी से पकड़े चलिए पाकिस्तान, ठीक है, पी से पाकिस्तान, सॉरी पी से पंजाब, पी से पंजाब, अ से अफगानिस्तान, ठीक है, अ से अफगानिस्तान। इस तरह से देखिए एस से सिंध, ठीक है, एस से आप पकड़ चलिए सिंध, सिंध प्रांत, ठीक है, और क से कश्मीर, क से कश्मीर, तान से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान शब्द का नामकरण होता है। अब देखिए अब गांधी जी क्या करते हैं उन दिनों में, गांधी जी भी, आप गांधी जी को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। गांधी जी भी बहुत अपने समय का बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे। आप उनको सोचेंगे कि सीधा साधा, नहीं, वो सीधा उतने ही थे जितना कि हमारे लिए आवश्यकता है। नहीं तो यदि टेढ़ा हो जाते थे तो गांधी जी को मनाने के लिए ब्रिटिश परेशान हो जाती थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कहने का मतलब कि गांधी जी नहीं खाते थे, अनशन पर धरना देकर बैठ जाते थे, भूख हड़ताल। अब देखिए बाहर में गांधी जी का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब गांधी जी इधर भूख हड़ताल करते थे तो बाहर में उत्पात स्टार्ट हुई। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से बिगड़ने लगता था, ब्रिटिश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसीलिए ब्रिटिश क्या करती थी, गांधी जी को मनाने के लिए आ जाती थी। यदि जेल में भी डाल देती थी मान लीजिए ब्रिटिश, तो यदि मान लीजिए गांधी जी क्या करते थे, जेल में ही अनशन पर बैठ जाते थे, मैं नहीं खाऊंगा। अब उससे क्या होता, ब्रिटिश घबरा जाती थी और ये मैसेज कहीं ना कहीं बाहर चला जाता था, क्योंकि हमारे भी रो थे उन दिनों में, हमारे भी खुफिया एजेंट हुआ करते थे, जेल के अंदर भी जेल के बाहर भी, सरकार में भी हमारा लोग हुआ करते थे, क्योंकि सरकार में कौन था, भारतीय सैनिक। तो भारतीय सैनिक कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी काम करते थे गुप्त रूप से, तो सारा खबर हमें मिल जाता था। तो बाहर में मैसेज जो फैल जाता था कि गांधी जी अनशन पर जेल में बैठे हैं, तो बाहर में उत्पात स्टार्ट। अब ब्रिटिश क्या करते थे, गांधी जी को निकाल कर हॉस्पिटल में दाखिला करना पड़ता था। तो ऐसे समय में गांधी जी देखिए 1940 ईस्वी में क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह 1940, इसको अगस्त अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। देखिए अब सारे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। खासकर और मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि वो भी इन सब पॉइंटों को लिखा करें, जिससे उनके नोट जो है बहुत बेहतर बन जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब गांधी जी उन दिनों में एक स्लोगन निकालते हैं, दिल्ली चलो। कौन सा स्लोगन? दिल्ली चलो। मतलब दिल्ली तब तक चलो जब तक ब्रिटिश सरकार आपको अरेस्ट नहीं कर लेती है। ठीक है, तब तक दिल्ली चलना है। और उस समय में आपको जान के हैरानी होगी कि 25,000 हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, और फर्स्ट अरेस्ट होने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में यदि कोई पहला अरेस्ट होता है तो आचार्य विनोबा भावे होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? आचार्य विनोबा भावे। ये पहले से व्यक्ति होते हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार को अरेस्ट करती है। अब क्या था? अब देखिए, इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार अरेस्ट करती है तो जाहिर सी बात है, और आंदोलन जो है तीव्र होना स्वाभाविक बात है। अब देखिए, इसी समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, कि जैसे कि मैं बताया ना 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा है। ये सारे घटनाएं जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही हो रहा है। ऐसे समय में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो भाग ले लेता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड में पूरी तरह से एक्टिव रोल प्ले करता है जापान। और कहीं ना कहीं जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन दिनों में सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जर्मनी तक, सॉरी, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए रूस तक जाना होता है उनको। लेकिन इसी बीच में जापान जो है रूस पर अटैक कर देता है। तो अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले जाते हैं? आप वहां से निकल जाते हैं आपका जर्मनी, हिटलर, क्योंकि हिटलर उन दिनों में सबसे शक्तिशाली एक शासक हुआ करता था। तो हिटलर के पास पहुंच जाते हैं। अब जब हिटलर का सपोर्ट हमें मिल जाता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, तो ब्रिटिश बौखला जाती है। फिर वहां से आपका जर्मनी से निकल के चले जाते हैं बर्मा। ठीक है, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस बर्मा से रास्ते से होते हुए, मणिपुर के रास्ते होते हुए, नागालैंड होते हुए पुनः दिल्ली की तरफ सुभाष चंद्र बोस बढ़ते हैं। तो ऐसे समय में देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक ऑफिसर को भारत में भेजा जाता है, जिनका नाम होता है क्रिप्स। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, उनका नाम होता है स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन को नाम सुने होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हुई हूँ क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो ये जो क्रिप्स है, ये एक ऑफिसर होते हैं। ये क्रिप्स मिशन आते हैं, क्यों आते हैं भारत में? ये थोड़ी बहुत मैंने आईन कानून को थोड़ा सुधार उधार कर इसको क्या करना चाहते हैं, हमारे ऊपर लाद देना चाहते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, ऐसा 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 ऐसा, मैंने आजादी नहीं देंगे, लेकिन थोड़े बहुत सुविधाओं में बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन आजाद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे समय में ब्रिटिश में, सॉरी, ब्रिटेन में कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट में दो पार्टी ब्रिटेन में, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा होता है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ब्रिटेन में। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, जो कंजर्वेटिव पार्टी जो होता है, ये कहीं ना कहीं भारत को आजाद करने का मूड में नहीं रहता है, लेकिन वही लेबर पार्टी भारत को आजाद करने का मूड में रहता है। ठीक है, तो क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर आते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। ठीक है, इनको हम क्रिप्स मिशन के नाम से, क्योंकि स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं ना, नियम को लेकर भारतीयों को समझाने के लिए। इसलिए जो
नियम बनाने के लिए आए थे, उस नियम को ही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया है। तो जाहिर सी बात है, भारत क्या चाह रहा था, पूरी तरह से आजादी मांग रहा था। अब इसके जो उद्देश्य है क्रिप्स मिशन का, उस उद्देश्य को ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सपोर्ट करता है और ना ही मुस्लिम लीग सपोर्ट करता है। इस हिसाब से इसके जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पोस्ट डेटेड कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड कहा जाता है, यानी दिवालिया बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहता है, पोस्ट डेटेड, यानी दिवालिया बैंक। माने एक हिसाब से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मजाक उड़ाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं क्रिप्स मिशन तक आपको लेकर आया। मैं कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन से लेकर और क्रिप्स मिशन तक लेकर आया। अब मैं क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए कहां कहां से कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम जो है वहां आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला नंबर इंडियन काउंसिल एक्ट, यहां से प्रश्न उठता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, यहां से एक प्रश्न उठता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का पार्टी का नाम क्या था। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है। ठीक है, अच्छा, मुक्ति दिवस का पालन किया गया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी, किस अधिवेशन में, आपको मान लीजिए सूरत अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन दे दिया जाएगा या लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान का इतना नामकरण जो है ये आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में। ठीक है, और जब भारत को आजाद किया गया था उस समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार हुआ करती थी, तो लेबर पार्टी। ठीक है, यहां तक आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि यदि आपको थोड़ी बहुत जिज्ञासा हुई होगी इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में लाइक बटन को भी दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में मित्र मंडलियों को भी अपनी तरफ से शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ी बहुत जो आपको जिज्ञासा प्राप्त हुई वो मित्र मंडली में भी पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय